हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट के अंदर लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर टॉपिक नंबर 5 है हमारा लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या है? अगर उसकी डेफिनेशन आप देखें लीगल आर्ग्यूमेंट की, अ लीगल आर्ग्यूमेंट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है, एक बयान है आपका, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक आप जो बोलते हैं, आप जो बातें करते हैं, उसकी जो कलेक्शन जो बनती है वो आपका क्या है? आर्ग्यूमेंट है। लीगल आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेशंस ऑफ क्लेम्स, एविडेंस एंड लीगल प्रिंसिपल्स एम्ड एट परस्यूडिंग अ डिसीजन मेकर। मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स है आपका वो क्या है कि आपके जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स है वो आपकी प्रेजेंटेशन है, आप क्या बयान कर रहे हैं, आप क्या पेश कर रहे हैं, आपका क्लेम क्या है, ठीक है, आपका क्या दावा है, आपके एविडेंस क्या है, एविडेंस रिलेटिंग टू लॉज, एविडेंस रिलेटिंग टू फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स, और उसके जो है कानूनी जो असूल हैं वो क्या करते हैं? एम्ड एट परस्यूडिंग अ डिसीजन मेकर, वो जो है आपके डिसीजन मेकर्स बनते हैं। वो आपकी जो दलील है, वो दलील जो है आपकी क्या कहलाती है? मतलब जो आपके बयानात हैं, जो आपकी बातें हैं, वो सारी बातें मिलकर आपकी क्या बनती है? दलील, जिसको हम इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट के टाइप्स आप देखेंगे तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट, इंटेंट आर्ग्यूमेंट, प्रेसिडेंट आर्ग्यूमेंट, पॉलिसी आर्ग्यूमेंट और ट्रेडिशंस आर्ग्यूमेंट। तो आइए इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं हमारे पास डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर द टाइप्स ऑफ लीगल आर्ग्यूमेंट्स दैट यूजेस प्रीमाइसेस टू सपोर्ट अ कंक्लूजन्स। मतलब जो प्रीमाइसेस होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं किसी कंक्लूजन को, किसी हमारे पास डिसीजन को, किसी जजमेंट को। कैसे? वहां पर दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करे किसी फाइनल कंक्लूजन को, तो फिर वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है। और वो डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट जो हैं, पहले वाली और सेकंड वाली दोनों ट्रू हैं, तो फिर उसका जो है नतीजा जो है, कंक्लूजन, वो अल्टीमेटली जो है ट्रू ही होगा। ठीक है। विथ सर्टेनिटी क्या होती है? वो सर्टेनिटी से होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं ये, और वैलिडिटी और इसमें इनवैलिडिटी की बात होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स या तो वैलिड होते हैं या फिर इनवैलिड होते हैं। वैलिडिटी क्या है? इफ द कंक्लूजन फॉलो द प्रीमाइसेस, कि कंक्लूजन जो है अगर वो फॉलो करे प्रीमाइसेस को। कैसे? कि अगर यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सारे के सारे इंसान क्या है? मोर्टल हैं। ठीक है। अर्जुन इज अ ह्यूमन, सारे इंसान मोर्टल हैं, अर्जुन भी मोर्टल है, दो स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। अपना अर्जुन भी एक ह्यूमन है, दो स्टेटमेंट हो गई, और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सारे के सारे इंसान क्या है? फानी है। ठीक है। अर्जुन भी एक इंसान है, सारे के सारे इंसान फानी है, अर्जुन भी एक इंसान है, ये दो स्टेटमेंट होगी। और दोनों मतलब दो प्रीमाइसेस हो गए, दोनों प्रीमाइसेस क्या है? ट्रू है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अर्जुन इज, देयरफॉर अर्जुन इज अ मोर्टल, कि अर्जुन भी मोर्टल है। अगर यहाँ पर इनवैलिडिटी की बात की जाए आपसे, इफ द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमाइसेस, कि कंक्लूजन आपका जो है फॉलो ना करे प्रीमाइसेस को। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको या तो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। अगर यहाँ पर बात करें आपके कंक्लूजन को फॉलो ना करें, ठीक है, इफ द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमाइसेस, अगर प्रीमाइसेस को फॉलो ना करें, कि अगर बरसात हुई, इस मंडे को बरसात हुई है, नेक्स्ट 2 दिन मंडे से बरसात हो रही है, तो अब आइंदा जो मंडे है उन पर भी बरसात होगी। तो दो जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, वो प्रीमाइसेस जो है उसको फॉलो कंक्लूजन नहीं कर रहा हो। आ रही बात समझ में? या फिर कहें कि इस ये जो हमारे पास गली है, वो गली तब भीगेगी जब बरसात आएगी। ठीक है। दो स्टेटमेंट है, एक गली कब भीगेगी? जब बरसात आएगी। ठीक है। अगर गली भीगी हुई है तो समझ लें कि बरसात हुई है। तो मतलब दो स्टेटमेंट थी, ये गली कब भीगेगी? जब बरसात आएगी। अब बरसात आएगी तब गली भीगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाजमी नहीं है बरसात से ही गली जो है वो वेट हो जाए, वो भीग जाए। ठीक है। वो जो है कि कोई वाटर भी कर सकता है वहां पर,
किसी के वाटर्ड करने से भी वो भीग सकती है। कोई पानी अगर ऐसे ही हमारे पास टैंकर वगैरह से पानी अगर डाल दिया जाए वहाँ पर, फिर भी वो गली भीग सकती है, तो फिर वो इनवैलिड हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा टाइप है इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट आर द टाइप ऑफ आर्गुमेंट दैट यूजेस प्रीमाइसेस टू सपोर्ट अ कंक्लूजन विथ अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी के साथ जो है ये इंडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं, ये प्रीमाइसेस होते हैं, सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को अनसर्टेनिटी के साथ। अनसर्टेनिटी मतलब ये जो आर्गुमेंट होते हैं ये वीक जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आइदर स्ट्रॉन्ग और आइदर जो है हमारे पास वीक। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी के साथ होते हैं, वो सर्टेनिटी के साथ, और वो जनरल टू स्पेसिफिक थे, और अब ये स्पेसिफिक टू जनरल हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख लें। इसके एग्जांपल्स देख लें आकर कि हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग होंगे। अब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देखें, दो टाइप्स है। एक है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है कि अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान काउज आर ब्लैक एंड ब्राउन, कि पाकिस्तान की काउज जो है वो ब्लैक और ब्राउन है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की जो गाय हैं वो या तो काली हैं या तो फिर ब्राउन है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर भी यही है, बिल्कुल हैं। दोनों जो है स्टेटमेंट थोड़ी मतलब पाकिस्तान के तो अंदर है, पर इंडिया में हो सकता है कोई और कलर भी हो, रेड कलर की भी गाय हो वहां पर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन है, रेड की बात मैंने नहीं की, ठीक है। मगर यहाँ पर ये चल मान लेते हैं हम, यहाँ पर रेड नहीं है, पर वहां पर तो रेड हो सकती है। तो देयरफॉर ऑल वर्ल्ड हैज ब्लैक एंड ब्राउन काउस। तो पूरी दुनिया में क्या हमारे पास सिर्फ ब्लैक और ब्राउन ही काउस होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रीमाइसेस है ना वो आपके अब यहाँ पर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आपका एविडेंस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे जो कौवे हैं, क्रोस हैं, वो ब्लैक हैं, इंडिया के अंदर भी ब्लैक हैं, पर हो नहीं सकता कि ब्लैक हो, पर पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक है काउस, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर वो वीक आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गए हमारे पास दो टाइप। इसके बाद भी सारे जो टाइप्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जी डियर्स, तो अब हम नोट इसके अंदर डिस्कस करते हैं टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट्स। 3 नंबर पर टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट क्या है? मतलब पीस ऑफ राइटिंग इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, मतलब जो रिटन में आप चीज पेश करना चाहें, कोई चीज रिटन में आप कोर्ट में दें, कोई चीज लिखत में हो, स्टैट्यूट्स हो आपके पास कोई भी, ठीक है, उसको आप पेश करना चाहें, वो हो जाएंगे आपके टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि रिटन आर्ग्यूमेंट आप देते हैं वो टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट्स है। इंटेंट आर्ग्यूमेंट्स, इंटेंट आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आपका एग्जामाइनिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। जैसे कि कोई कानून है उस पर आप बात करें कि आइदर वो प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है, आइदर वो स्पेशल है, लोकल है, या फिर उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो फिर ये सारा आ जाते हैं आपके इंटेंट आर्ग्यूमेंट के। आपके जो लेजिस्लेटिव जो उसका इंटेंट क्या है, कोई पॉइंट है, कोई सेक्शन है, उसका क्या इंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल 7 रूल 11 की बात करें आप कानून के अंदर, सीपीसी के अंदर, तो फिर 7 रूल 11 का नेचर क्या है, उसकी इंटेंट क्या है। लेजिस्लेटिव का इंटेंट ये था कि जो भी फ्राइवोलस जो लिटिगेशंस हैं या फिर टाइम बार्ड हैं, या फिर जो ऐसे हमारे पास लिटिगेंट्स जो फजूल में आकर कोर्ट का टाइम जाया करते हैं, तो फिर ऐसे मैटर्स को जो है आपके जो है 7-11 के अंदर रिजेक्ट कर दिए जाए, तो फिर ये इंटेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं। प्रेसिडेंट आर्ग्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि आप रिलाई किस पर कर रहे हैं केस लॉज के अंदर। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 189 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो भी केस लॉज है बाकी कोर्ट्स पर क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। और हमारे पास 203(g) के अंदर हाई कोर्ट्स के जो भी केस लॉज हैं वो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज का जो रेफरेंस देते हैं, जो केस लॉज आप पढ़ते हैं या फिर जो आप हवाला देते हैं, वो आपका प्रेसिडेंट्स आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अगर लोअर कोर्ट में कहीं पर आप आर्ग्यूमेंट करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आप, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट आप देते हैं, तो फिर वो क्या है, आपका प्रेसिडेंट आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। रिलाइंग ऑन पास्ट कोर्ट डिसीजंस, ये आपका कहलाता है प्रेसिडेंट्स आर्ग्यूमेंट।
अगर आप रिलाई कर रहे हैं पास्ट जजमेंट्स पर, पास्ट जो फैसले पे, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं पुरानी, उन पर अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो फिर ये आपके कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आपका प्रेसिडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स। अब पॉलिसी आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पॉलिसी अंडरलाइंग द वैल्यूज ऑफ केस लॉज एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एनी एविडेंस। अच्छा, पॉलिसीज क्या करती है? अंडरलाइज करते हैं। जैसे कि आपके पॉलिसीज आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर, लोकल एरिया के अंदर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कि क्या पॉलिसी है, फोस्टर जस्टिस होना चाहिए, या फिर कहीं पर ये पॉलिसी है कि दो लीगल मैक्सिम, एक लीगल मैक्सिम है जस्टिस बुरीद जस्टिस, हमारे पास जस्टिस हुरीद जस्टिस बुरीद, कि अगर जो है जल्दी जल्दी केस चलाया जाए तो फिर जो है जस्टिस क्या होगा, बुरीद हो जाएगा। अगर लेट डिले कर दिया जाए हमारे पास जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर डिले होता है फिर भी जस्टिस डिनाई होता है। तो फिर ये केस पॉलिसी बना दी जाती है ऊपर से कि किस तरीके से चलना है, और उस पर आप अगर आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं या फिर कोई पॉइंट आप अंडरलाइन करके कोर्ट में पेश करते हैं कि ये चीज इस तरह है, तो फिर ये आपका पॉलिसी आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं? रेफरिंग टू एस्टेब्लिश्ड सोसाइटल कस्टम्स, के सोसाइटल कस्टम्स के बारे में आप अपने व्यूज शेयर करें, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी या फिर किसी चीज को बिलोंग करना, कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर आ जाता है, कोई भी है, फैमिली मैटर है, मैट्रिमोनियल है, या फिर कोई भी फैमिली मैटर, या फिर कोई सिविल क्रिमिनल, उसके अंदर आप किसी शख्स का रिलेशनशिप बयान करते हैं कि इसके साथ ब्लड रिलेशन है, तो फिर ये भी आपका ट्रेडिशन आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि ये इंडिया से बिलोंग करता है, तो फिर उसकी आइडेंटिटी वगैरह जो आप शेयर करेंगे वो भी आपके ट्रेडिशंस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये है आपका लीगल आर्ग्यूमेंट्स और उसके काइंड। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 8 पर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।